तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग कुछ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखे थे, जैसा कि हम लोगों ने माइका देखा था। उसके बाद हम लोगों ने आपका पोर्सिलियन देखा था, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसमें क्या क्या अलग अलग टाइप के पोर्सिलियन है। माइका में भी हमने दो अलग अलग टाइप्स का मटेरियल्स देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने ग्लास देखा था, तो ग्लास में आपका चार अलग अलग टाइप्स थे, तो सारे टाइप्स का हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ देखा था। ठीक है, तो अभी भी कुछ मटेरियल्स बचे हैं हमारे सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वो तो जो बचे मटेरियल्स हैं उनको आज हम लोग ख़त्म करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग आज लिक्विड और गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग अपना कंटेंट में जाते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं एक मटेरियल है, वो भी सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आता है, वो है आपका पॉलीस्टायरेन। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलीस्टायरेन देखने वाले हैं, क्योंकि आपका सिलेबस में पॉलीस्टायरेन ही है, सो मैं सिर्फ पॉलीस्टायरेन आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो पॉलीस्टायरेन होता है, ये आपका पॉलीमेरिक मटेरियल होता है, तो मतलब ये कुछ मोनोमर्स मिलके ये एक पॉलीमर है। ठीक है, तो ये पॉलीस्टायरेन क्या है, ये भी एक पॉलीमेरिक मटेरियल है, तो कुछ मोनोमर्स मिलके ये पॉलीस्टायरेन का मटेरियल बनता है, तो इसलिए ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और एक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो जैसा मैं आपको कल बताया था कि सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बहुत सारे मटेरियल्स है, तो उनको सिरामिक, पॉलीमेरिक, फाइब्रेस, तो ऐसा हम लोग अलग अलग में डिवाइड करते हैं। तो सिरामिक में हम लोगों ने कल माइका देखा था, पोर्सिलियन और ग्लास देखा था। तो आज हम लोग पॉलीमेरिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है, आज हम लोग पॉलीमेरिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में या पॉलीमर्स में हम लोग क्या देखने वाले, पॉलीस्टायरेन देखने वाले। तो पॉलीस्टायरेन क्या होता है, तो थोड़ा बहुत जानेंगे पॉलीस्टायरेन के बारे में, ज़्यादा नहीं जानना हमको, तो सिर्फ थोड़ा बहुत हम लोगों को पॉलीस्टायरेन के बारे में जानना है। तो उसके बाद हम लोगों को उसका प्रॉपर्टीज़ देखना है बस। ठीक है, तो आपका जो पॉलीस्टायरेन रहता है, एक मिनट, तो आपका जो पॉलीस्टायरेन रहता है, ये आपका क्या है, ये आपको बताया था ये एक पॉलीमर है, मतलब ये कुछ मोनोमर्स मिलके ये पॉलीस्टायरेन बना होगा। क्योंकि ये पॉलीमर बता रहा हूँ, इसको मैं एक पॉलीमर में ले रहा हूँ। अगर पॉलीमर है तो ये कुछ ना कुछ मोनोमर्स का मिलके बना होगा, है ना, क्योंकि जितने भी पॉलीमर मटेरियल्स होंगे तो सारे पॉलीमेरिक मटेरियल्स कुछ मोनोमेरिक मटेरियल्स का मिलके बने होंगे। तो पॉलीस्टायरेन में कौन सा मोनोमर है, तो पॉलीस्टायरेन में कौन सा मोनोमर है, तो पॉलीस्टायरेन में स्टेराइन रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम आप यहाँ देख सकते हैं, पॉलीस्टेराइन, मतलब स्टेराइन्स नाम का मोनोमर्स है। तो ये स्टेराइन्स नाम का मोनोमर्स, अलग अलग स्टेराइन नाम का मोनोमर्स मिलके आपका क्या बनेगा, पॉलीस्टेराइन बनेगा। ठीक है, अलग अलग स्टेराइन्स नाम का मटेरियल्स मिलके आपका क्या होगा, पॉलीस्टेराइन बनेगा। ठीक है, तो पॉलीस्टेरीन मतलब आपका क्या है, पॉलीस्टेरीन एक स्टेराइन नाम का मोनोमर्स मिलके आपका पॉलीस्टेरीन बना है, और इसके साथ इसमें क्या है, ये एक लिक्विड पेट्रोकेमिकल है। ठीक है, ये जो पॉलीस्टेरीन है ये एक लिक्विड पेट्रोकेमिकल है। ठीक है, ये एक लिक्विड पेट्रोकेमिकल है। ठीक है, मतलब ये लिक्विड पेट्रोलियम से बनता है। ठीक है, तो ये उसके बाद इससे ज़्यादा मत जानिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा जानेंगे उतना आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, नॉर्मली इसका अगर नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ छोड़िए, अगर इसका नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे पॉलीस्टायरेन का, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, पॉलीस्टायरेन एक पॉलीमेरिक मटेरियल है। ठीक है, तो मतलब ये कुछ मोनोमर्स का मिलकर बना होगा। तो पॉलीस्टायरेन में कौन सा मोनोमर है, स्टेराइन नाम का मोनोमर है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेराइन नाम का मोनोमर, तो स्टेराइन एक मोनोमर है। ठीक है, तो स्टेराइन नाम का मोनोमर्स मिलके आपका पॉलीस्टायरेन बना है, और ये एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब इसका नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे, तो इसका जनरल पर्पस ये क्या होता है, ये बहुत क्लियर होता है। ठीक है, और ये अगर इसका देखेंगे और प्रॉपर्टीज़, ये थोड़ा हार्ड होता है, और ये जो पॉलीस्टायरेन है ये थोड़ा ब्रिटिल मटेरियल भी होता है। ठीक है, तो और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता। ठीक है, ये बहुत इनएक्सपेंसिव है, तो आपको कम वेट में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पॉलीस्टायरेन है। तो इसके बारे में ये हमारे सिर्फ हमको थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है, लेकिन हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको इसका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है। ठीक है, तो अगर आप पॉलीस्टायरेन का डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तो पॉलीस्टायरेन का डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे, तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, पॉलीस्टायरेन का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है वो कितना होगा आपका, वो आपका होगा 20
मेगा वोल्ट्स पर मीटर। मतलब आपने अगर 1 मीटर का पॉलीस्टाइरीन लिया तो इसके ऊपर आप 20 मेगा वोल्ट्स तक वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे, पॉलीस्टाइरीन का अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे देखना है। तो मान लो मैं इसका देख रहा हूँ 1 मेगा एच पे, तो अगर मैं पॉलीस्टाइरीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 मेगा एच पे देखूंगा तो ये कितना होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस है तो इसका कोई यूनिट्स नहीं रहेंगे। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के पास वो कितना रहेगा, 2.5 रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका एक और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसका वॉल्यूम रेसिस्टेंस, सॉरी वॉल्यूम रेसिस्टिविटी, इसका एक वॉल्यूम का रेसिस्टिविटी कितना होगा, इसका रेसिस्टिविटी होगा ग्रेटर देन 10⁻16 वोम सेंटीमीटर। 10⁻16 वोम सेंटीमीटर होगा इसका रेसिस्टिविटी। और इसका अगर आप आर्क रेसिस्टेंस देखेंगे तो इसका आर्क में इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स हवा में फ्लो करेंगे तो वो आर्क बनेंगे। ठीक है, तो ये कितना आर्क को रेसिस्ट कर सकते हैं, तो ये कितना टाइम तक आर्क को रेसिस्ट कर सकते हैं, तो ये कितना टाइम तक 70 सेकंड्स तक ये क्या कर सकते हैं, आर्क को रेसिस्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है आपका पॉलीस्टाइरीन का कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आपको अगर आपको सॉलिड मटेरियल्स में एक सब कैटेगरी, अगर आपको पॉलीमर्स में कुछ पॉलीमर देखना है तो आपको कौन सा पॉलीमर देखना था, पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन क्या है, ये स्टेराइन नाम का मोनोमर्स का मिलकर पॉलीस्टाइरीन बना है और एक पेट्रोकेमिकल है। तो इसका अगर आप नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये आपका हार्ड होगा, ब्रिटल होगा, तो ऐसा बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। अगर एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज़, इसका जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये हार्ड होगा, ब्रिटल होगा। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो इसका अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका 1 मीटर पे 20 मेगावोल्ट्स होगा, 20 मेगावोल्ट्स पर मीटर। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 2.5 रहता है। और इसका वॉल्यूमेट्रिक रेसिस्टिविटी 10⁻16 ओम सेंटीमीटर और इसका आर्क रेसिस्टेंस 70 सेकंड्स रहता है। तो ये क्या है आपका पॉलीस्टाइरीन का प्रॉपर्टीज़ है। तो सिर्फ आपको पॉलीमर में सिर्फ आपको पॉलीस्टाइरीन देखना है। तो ये एक आपका मटेरियल हो गया। तो उसके बाद हमको क्या देखना है, एक और सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देखना है जो आपका फाइब्रस इंसुलेटिंग मटेरियल्स में आता है। तो वो क्या है आपका पेपर। ठीक है, तो आपका एक और क्या है, पेपर है। तो पेपर आपका क्या है, एक फाइब्रस मटेरियल है। ठीक है, तो आपको एक और क्या देखना है, पेपर देखना है जो आपका एक फाइब्रस मटेरियल है। ठीक है, तो पेपर का देखेंगे तो उसके बाद पेपर देखेंगे तो आपका ये सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स खत्म हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो पेपर आपका क्या है, एक फाइब्रस मटेरियल है। ठीक है, पेपर आपका क्या है, फाइब्रस मटेरियल, मतलब ये एक सॉलिड मटेरियल्स में एक क्लासिफिकेशन है फाइब्रस मटेरियल्स। तो पेपर आपका क्या है, एक फाइब्रस मटेरियल है। ठीक है, तो इसके वजह से पेपर को कभी कभी क्या बोलते हैं, फाइब्रस इंसुलेटिंग मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पेपर को कभी कभी क्या बोलते हैं, फाइब्रस इंसुलेटिंग मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये नॉर्मली पेपर आपका कहाँ से आता है, सेलुलोज से आता है। ठीक है, आपको पता है पेपर आपका कहाँ से आता है, सेलुलोज। जो सेलुलोज आपका क्या है, जैसा कि आपका कोई वेजिटेबल प्लांट्स है या वुड है, तो वुड या वेजिटेबल प्लांट्स के अंदर सेलुलोज रहता है। तो उस सेलुलोज को यूज़ करके क्या बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है। तो आपको पता है पेपर पेज से आता है, तो पेज में एक सेलुलोज रहता है, सेलुलोज से क्या होता है आपका पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो पेपर ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर इसका कॉम्बिनेशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पेपर आपका क्या है, पेपर क्यों यूज़ करते हैं, पेपर तो बहुत पतला होता है, लेकिन आपको एक चीज़ जानना है कि उनका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहता है वो सही रहता है। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक लॉस रहता है पेपर का, क्योंकि हम आप डाइलेक्ट्रिक लॉस देख रहे हैं, तो पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक लॉस रहता है, तो अगर आप पेपर का डाइलेक्ट्रिक लॉस देखेंगे तो आपका पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक लॉस रहता है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, बहुत कम डाइलेक्ट्रिक लॉस रहता है। ठीक है, और इसको हम लोग किसी भी कंडक्टर के ऊपर इजीली रैप कर सकते हैं और ये थोड़ा चीप है। ठीक है, तो इसके वजह से पेपर को भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि पेपर का डाइलेक्ट्रिक लॉस कम रहता है और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा रहता है और ये इजीली किसी के ऊपर भी आप रैप कर सकते हैं इसको। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पेपर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को अब पेपर का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्योंकि पेपर के बारे में आपको इतना ही जानना है कि पेपर क्या होता है, वो एक फाइब्रस मटेरियल होता है। तो इसलिए पेपर को कभी कभी फाइब्रस इंसुलेटिंग मटेरियल भी बोला जाता है। और आपका पेपर कहाँ से बनता है, जो वेजिटेबल प्लांट्स या वुड वाले प्लांट्स में जो सेलुलोज रहता है, उस सेलुलोज से आपका क्या होता है,
पेपर बनता है। उसके बाद आप पेपर का कुछ प्रॉपर्टीज़, क्यों पेपर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि पेपर आपको पता है डाइलेक्ट्रिक लॉस उसका कम रहता है और उसका डाइलेक्ट्रिक्शन सही रहता है, और पेपर को हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर व्रैप करके ईजिली एक इंसुलेटर जैसा यूज़ कर सकते हैं कंडक्टर के ऊपर। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ की वजह से पेपर क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में लिया जाता है, और वो भी इसको फाइब्रस इंसुलेटिंग मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पेपर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, तो वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो मैं आपको सीधा टेबल यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको टेबल एक आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका क्या है, पेपर के कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो पेपर हमारा दो टाइप्स के होते हैं। एक पेपर हमारा केबल पेपर होता है, दूसरा हमारा कैपेसिटर पेपर होता है। ठीक है, केबल पेपर मतलब जो पेपर हम लोग केबल के ऊपर इंसुलेटिंग के लिए यूज़ करते हैं व्रैप करके, तो उसको केबल पेपर बोल सकते हैं। और जो पेपर हम लोग कैपेसिटर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पेपर हम लोग कैपेसिटर को बीच में यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जैसा, तो उसको हम लोग कैपेसिटर पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। केबल के यहाँ पे मैं दो पेपर्स लिया हूँ। एक पेपर जो है वो दोनों को थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ अलग रहता है, इसलिए मैं दोनों का अलग अलग लिया हूँ। ये जो केबल पेपर होता है ये केबल्स जैसा कंडक्टर्स या केबल्स के ऊपर इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये दूसरा वाला जो है कैपेसिटर पेपर्स, ये क्या होता है कैपेसिटर्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जैसा। तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम लोग। तो अगर आप इसका एयर रेसिस्टेंस देखेंगे तो केबल पेपर का एयर रेसिस्टेंस 30 से 90 होगा, और कैपेसिटर पेपर का 1.5 से 2.0 होगा, क्योंकि कैपेसिटर पेपर का एयर रेसिस्टेंस कम ही रहना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर एयर नहीं जाता। ठीक है, लेकिन जब आप इसको केबल में यूज़ करेंगे तो केबल में एयर रेसिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तो केबल पेपर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है वो आपका 0.68 से लेकर 0.70 रहता है, और कैपेसिटर पेपर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है वो 0.80 से लेकर 0.93 रहता है। ठीक है, उसके बाद आप थिकनेस देखेंगे तो केबल पेपर का थिकनेस 12 से 20 माइक्रोन रहता है, और कैपेसिटर पेपर का थिकनेस और भी कम रहता है, 1 से 2 माइक्रोन। तो इसके वजह से ही तो माइक्रोन आप देखेंगे तो केबल पेपर का थिकनेस, क्योंकि आपको पता है थिकनेस हम माइक्रोन्स में भी नाप सकते हैं। जैसा आप पॉलीथीन का देखते हो, पॉलीथीन का आजकल थिकनेस माइक्रोन्स में देख रहे हो, 40 माइक्रोन से ऊपर यूज़ कर रहे हैं ना। तो वैसे ही पेपर का अगर आप माइक्रोन्स में देखेंगे तो केबल पेपर का आपका जो थिकनेस होगा वो 12 से 20 होगा, और आपका कैपेसिटर पेपर का जो होगा वो 1 से 2 होगा। ठीक है, तो उसके बाद एश कंटेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इनका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देखिए कितना वोल्टेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो इनका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एक में 10 से 15 होता है फाइबर के ऊपर, और कैपेसिटर पेपर में 20 से 30 होता है। और अगर आप एक्रॉस फाइबर देखेंगे तो इसका 2.5 से 5.5 होता है, और दूसरे का 5 to 10 होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका पेपर का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो आपको इतना ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स खत्म होता है। उसके बाद हमको क्या करना है, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखना है। ठीक है, मतलब ये वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग को क्या देखना है, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दे रहा हूँ, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है, तो ये लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आपको मैं प्रॉपर्टी ज़्यादा मटेरियल्स के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं वही देखना है, लेकिन उसके मटेरियल्स के बारे में आपको नहीं देखना। लेकिन मैं हर एक टाइप में एग्जांपल्स दे दूंगा क्या क्या मटेरियल्स आते हैं, और इसमें कुछ मटेरियल्स जो है लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, उन मटेरियल्स के बारे में जब हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहीं पे पढ़ लेंगे तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स में हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन या टाइप्स क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद इनमें क्या क्या मटेरियल्स आते हैं वो चीज़ हम लोग वहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे, इंसुलेटिंग मटेरियल्स पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का मतलब क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो इनको हम लोग 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, मिनरल। ठीक है, मिनरल इंसुलेटिंग लिक्विड्स या इंसुलेटिंग ऑयल्स भी बोल सकते हैं, मिनरल्स इंसुलेटिंग ऑयल या लिक्विड बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा होगा सिंथेटिक। ठीक है,
सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल या इंसुलेटिंग लिक्विड बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा होता है मिसलेनियस, ठीक है, बल्कि आपके में नेचुरल दिया है, लेकिन जब लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे तो सिंथेटिक और नेचुरल दोनों एक ही में आ जाते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल इंसुलेटिंग ऑयल्स नहीं आते, तो यहाँ पे आपका जो आता है वो आपका क्या आता है, मिसलेनियस इंसुलेटिंग ऑयल आता है, ठीक है। तो ये तीन के बारे में हमको देखना है। पहले हम लोगों को मिनरल क्या होता है, उसके बाद सिंथेटिक लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है और मिसलेनियस क्या होता है, ये चीज़ें हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, सीधा चलेंगे, देखेंगे पहला वाला जो हमारा लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल्स में पहला टाइप है वो हमारा क्या है, मिनरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, मिनरल इंसुलेटिंग मटेरियल या मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल। मिनरल इंसुलेटिंग लिक्विड भी बोल सकते हैं या इसको इंसुलेटिंग ऑयल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल के बारे में देखेंगे। हम लोग लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका मिनरल ये कहाँ से मिलता है हमको, ये जो मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल्स होते हैं ये हमको कहाँ से मिलता है, आपको क्रूड पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, क्रूड पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। आपको ये क्रूड पेट्रोलियम मतलब जब आपको पेट्रोल निकालते हैं तो उस समय जो पेट्रोल मिलता है उसको क्रूड पेट्रोलियम बोलते हैं। तो उससे हम लोगों को क्या होता है, ये मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल्स बनते हैं, ठीक है। तो इनको नॉर्मली इनका क्या होता है, इनका जो थर्मल स्टेबिलिटी रहता है, ठीक है, इनका थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। मतलब टेम्परेचर के साथ इनका रेसिस्टेंस या इंसुलेशन रेसिस्टेंस वेरी होना ये सब नहीं होते, मतलब ये थर्मल टेम्परेचर में ये बहुत स्टेबली काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मिनरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप अगर ट्रांसफार्मर्स देखेंगे तो ट्रांसफार्मर्स के अंदर कुछ ऑयल्स डालते हैं, ठीक है, ताकि वो ट्रांसफार्मर को कूलिंग भी प्रोवाइड करे और साथ इंसुलेशन के जैसा भी काम करे। तो वो जो कैप ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है या कैपेसिटर्स में भी इनको इंसुलेशन के जैसा या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जैसा इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे इनमें क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आपका क्या क्या आते हैं, तो इसमें आपका ट्रांसफार्मर ऑयल आता है। अभी आपको बताया था ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डालते हैं उसको ट्रांसफार्मर ऑयल बोलते हैं, जो कि एक मिनरल ऑयल है, ठीक है। उसके बाद एक आता है केबल ऑयल, जो बड़े बड़े केबल्स में इंसुलेशन जैसा यूज़ करना है तो उन केबल्स में भी ऑयल फिल किया जाता है, तो उस ऑयल को केबल ऑयल बोला जाता है। और कैपेसिटर्स में अगर ऑयल यूज़ किया है तो उनको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपका मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल्स में या मिनरल इंसुलेटिंग लिक्विड्स में आता है, ठीक है। तो मिनरल इंसुलेटिंग लिक्विड्स मतलब जो पेट्रोलियम से क्रूड पेट्रोलियम से निकाला जाता है उनको मिनरल इंसुलेटिंग लिक्विड्स या ऑयल्स बोला जाता है। तो ये थर्मली बहुत स्टेबल है और इनको ट्रांसफार्मर्स में कैपेसिटर्स में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर ऑयल जो ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है या केबल ऑयल या कैपेसिटर ऑयल, ये सब क्या है इसका एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो दूसरा टाइप हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो होगा वो हमारा क्या है, सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल या सिंथेटिक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड, ठीक है। या आप कुछ भी बोल सकते हैं, इंसुलेटिंग ऑयल, डाइलेक्ट्रिक ऑयल, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है। तो सिंथेटिक में जैसा कि पहले मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको, सिंथेटिक में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं। तो जैसा कि एक होता है आपका एस्करल्स, ये एक लिक्विड है जो सिंथेटिक और ये इंसुलेटिंग लिक्विड है, ये आपका सिंथेटिक इंसुलेटिंग लिक्विड्स में आता है। और दूसरा आपका सोवोल, ये भी एक सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल है। सैवटॉल, तो नाम तो अजीब गजीब है लेकिन ये सब आपका क्या होते हैं, सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल में आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इनका क्या यूज़ किया जाता है कि इनका सबसे अच्छा प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारा फायर हज़ार्ड से बचाएगा, ठीक है। फायर हज़ार्ड से मान लीजिए ऐसा कोई इक्विपमेंट है जिसमें हमको लग रहा है कि इसमें अगर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं करेंगे तो फायर हज़ार्ड होने का चांस है, तो उसमें हम लोग अगर सिंथेटिक ऑयल फिल करेंगे जैसा कि एस्करल, सोवाल, सोफ्टॉल, तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे फायर हज़ार्ड से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इनका एक और अच्छा प्रॉपर्टी क्या है, ये लॉन्गर लाइफ है, मतलब इनका जो लाइफ रहता है वो बहुत लॉन्ग रहता है, मतलब ये ज़्यादा दिन के लिए चलता है। और साथों साथ इनका सेफ ये ऑपरेटिंग कंडीशंस में सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें आग तो लगता नहीं है, तो ये बहुत सेफ्टी प्रोवाइड करेगा हमको, ठीक है। और जैसा कि कोई हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, नॉर्मली ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ किया जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज 440 kV या 220 kV से ऊपर वाला वोल्टेज में कोई ट्रांसफार्मर है, तो उन ट्रांसफार्मर्स में कभी कभी क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल की जगह सिंथेटिक ऑयल्स भी यूज़ किया जाता है,
ठीक है। तो ये आपका क्या है, दूसरा टाइप है आपका लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, जो है आपका सिंथेटिक इंसुलेटिंग मटेरियल और सिंथेटिक लिक्विड, ठीक है। उसके बाद हम अपना तीसरे वाले में जाएंगे। तो हमारा तीसरा क्या होगा आपका, तो आपका जो तीसरा होगा वो आपका क्या होगा, मिसलेनियस, मतलब बाकी जो ऑयल्स होंगे, ठीक है। बाकी कुछ ऑयल्स मिनरल ऑयल्स में आ जा रहा है, कुछ ऑयल्स आपका सिंथेटिक ऑयल्स में आ रहा है, तो इनको छोड़ के बाकी जो कुछ ऑयल्स है जो इंसुलेटिंग के जैसा काम कर सकते हैं, सारे ऑयल्स मत लीजिए, ठीक है। अगर मिनरल ऑयल्स में कुछ ऑयल ले रहे हैं, मिनरल डाइलेक्ट्रिक का ऑयल लिक्विड्स में, तो उसमें वही लिक्विड्स लेना चाहिए जो क्रूड ऑयल से आया हो और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दे रहा हो। अगर आप कुछ ऑयल्स को सिंथेटिक इंसुलेटिंग लिक्विड्स में ले रहे हैं, तो उसमें आपको उन्हीं ऑयल्स को लेना है जो आपको जो एग्जांपल बताया था वही लिक्विड्स होंगे, और वो लिक्विड्स आपके क्या होंगे, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। तो इनको छोड़ के बाकी जो भी मटेरियल्स है जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, बाकी और भी कुछ लिक्विड्स है जो इंसुलेटिंग ऑयल प्रोवाइड करते हैं, तो उनको हम लोग मिसलेनियस इंसुलेटिंग ऑयल्स में ले सकते हैं। जैसा कि आपका जो वैसलिन रहता है, ठीक है, आप लोग जो ठंड में लगाते हो वैसलिन, तो ये वैसलिन भी आपका एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। या कुछ वेजिटेबल ऑयल्स है, तो वेजिटेबल ऑयल्स भी कुछ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। या आपका सिलिकॉन लिक्विड्स है, ठीक है, सिलिकॉन लिक्विड्स भी क्या करते हैं, इंसुलेटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन लिक्विड का एक अच्छा प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक थर्मली स्टेबल है, ठीक है। और लेकिन एक और चीज़ क्या है कि ये थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। तो सो इनका जो ये जो जितने भी बताएं, वैसलिन, वेजिटेबल ऑयल, सिलिकॉन ऑयल्स, ये सारे ऑयल्स का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है, ये आपका मिनरल ऑयल्स का बराबर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है इनका, ठीक है। मिनरल ऑयल्स का जो ऑयल्स मिनरल ऑयल्स में आ रहे हैं, जैसा कि ट्रांसफार्मर ऑयल, कुछ ऑयल्स बताया था आपको, ट्रांसफार्मर ऑयल, बाकी जो पेट्रोलियम से आ रहे हैं, तो उनका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है उतना ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनका भी रहता है, ठीक है। तो इनको भी, इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिनरल ऑयल्स का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से बराबर होने की वजह से कभी कभी ट्रांसफार्मर्स में इनका भी यूज़ किया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप्स में हम लोगों ने क्या क्या टाइप्स देखा था। पहले हम लोगों ने देखा था मिनरल इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसमें क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल्स के सारे आते हैं, तो जैसा कि ट्रांसफार्मर ऑयल, आपका केबल ऑयल, कैपेसिटर ऑयल, ये सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिंथेटिक देखा था। तो सिंथेटिक में अच्छा प्रॉपर्टी क्या है कि ये फायर हजार्ड से रेसिस्टेंस है, और साथों साथ ये ट्रांसफार्मर ऑयल्स के जगह भी इनको यूज़ किया जा सकता है, जैसा आपका एस्करल, सोवाल, सोटाल, और इनके साथ साथ इनका लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहता है, और ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है क्योंकि इनमें आग नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस में आपका वैसलिन, वेजिटेबल ऑयल, सिलिकॉन ऑयल्स, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो इनमें कुछ मिनरल्स आते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ तो ये सब जो आपका वैसलिन, वेजिटेबल ऑयल, सिलिकॉन ऑयल्स है, ये सब आपके मिसलेनियस ऑयल्स में आते हैं, और इनका अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे, ये आपका क्या होगा, मिनरल ऑयल्स का बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है। तो ये जैसा आप देख सकते हैं, इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिनरल ऑयल्स का बराबर है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको ट्रांसफार्मर ऑयल की जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का बारे में है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना है, उसके बाद हमको सिर्फ एक ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बचा है, वो है हमारा गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो अगर उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, मतलब आपका 4th यूनिट का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमको उसमें सिर्फ इंसुलेटिंग मटेरियल्स देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमको अगला क्या देखना है, हमको गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखना है। तो एक अच्छा हेडिंग बनाएंगे, गैसियस, ठीक है। तो अच्छा हेडिंग बनाएंगे गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है। तो गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है। तो गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में हम लोग, या इंसुलेटिंग मटेरियल्स भी आप बोल सकते हैं, तो गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में हम लोग देखेंगे, तो गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में हमारा जितने भी गैसेस है जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होते हैं, जिन गैसेस का, उन गैसेस का हम लोग क्या कर सकते हैं, गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में ले सकते हैं, ठीक है। गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स मतलब वो गैसेस होते हैं जिनका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रहता है, मतलब जो गैसेस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता है। जैसा कि आप देखेंगे तो आपका एयर भी एक गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आता है, आपका नाइट्रोजन भी आता है गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, और आपका ऑक्सीजन भी आता है, और SF6 आता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऑक्सीजन आता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 आता है, सोडियम वेपर आता है। तो ऐसा बहुत सारे गैसेस है जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हो,
ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, हमको एयर और नाइट्रोजन के बारे में देखना है। बाकी ये जो है ये हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स में देखेंगे। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में अगर देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में हमारा क्या क्या यूज़ किया जाता है, हमारा एक एयर यूज़ किया जाता है और एक नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो एयर और नाइट्रोजन जाने से पहले हमको एक चीज़ और आपको बताना है कि आपका गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आपको कुछ गैसेस होते हैं उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव गैसेस बोला जाता है। ठीक है। और कुछ गैसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव गैसेस बोला जाता है। ठीक है। तो जैसा कि मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव गैसेस मतलब ये वो गैसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ठीक है, ये वो गैसेस होते हैं जो आपका क्या करते हैं, जो आपको नॉर्मल जब ये क्या करते हैं आपका ना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो जैसे कोई मटेरियल अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। तो ये गैसेस होते हैं, ये गैसेस वो गैसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो। ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस में वो गैसेस होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हो। जब कोई मटेरियल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस मतलब वो गैसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है। जैसा कि पॉजिटिव आयन्स, जैसे कि आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव गैसेस में आपका क्या आता है, नाइट्रोजन आता है N2। और इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस में आपका SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड या हाइड्रोजन आता है। ठीक है। तो गैसियस मटेरियल्स में हमारा दो टाइप्स का मटेरियल्स हम लोग बोल सकते हैं, आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव गैसेस और इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस। इलेक्ट्रो पॉजिटिव गैसेस मतलब ये वो गैसेस होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस मतलब एक वो गैसेस होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव गैस में आता है और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड और हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस में आता है। ठीक है। तो अब हम लोग सिर्फ नाइट्रोजन और एयर और नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में सबसे पहला हमारा गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगा, हमारा एयर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगा, एयर होगा। ठीक है। तो अगर आप एयर का देखेंगे तो एयर आपको क्या है, एक अच्छा गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तभी तो इनको गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ले रहा हूँ। ठीक है। और ये आपको क्या है, नेचुरली मिल जाएगा। ठीक है। एयर आपका क्या होगा, नेचुरली मिल जाएगा ईजीली। ठीक है। और एयर क्यों एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आया, क्योंकि अगर आप एयर का कंपोजिशन देखेंगे तो एयर में आपका क्या होगा, 78% आपका क्या होगा, एयर में नाइट्रोजन रहेगा और बाकी 20.9% आपका क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है। तो बाकी जो बचा है, बाकी कितना बचा है, 1.1% जो बचा है उसमें आपका क्या होंगे, रिमेनिंग गैसेस होंगे, जैसा कि आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा या Ne या He या CH4 या हाइड्रोजन, ये सब क्या होंगे, बाकी 1.1% में रहता है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसका एयर का मिक्सचर, तो एयर में 72% आपका नाइट्रोजन है और 20.9% आपका ऑक्सीजन है। तो ये दोनों एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, क्योंकि नाइट्रोजन आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, देता है, ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी देता है। तो इसकी वजह से आपका एयर क्या है, एक अच्छा इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हमारा आता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एयर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो अगर आप एयर का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है ना एयर का, तो अगर आप एयर का जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो सबसे पहले देखिए एयर का जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है वो कितना होता है, निग्लिजिबल होता है। क्योंकि अगर आप tan डेल्टा लेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 के आसपास आएगा। ठीक है। मतलब एयर का जो डाइलेक्ट्रिक लॉस रहता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे वो आपका क्या होगा, 3 से लेके 5 किलोवोल्ट पर mm होगा। मतलब आप अगर 1 mm का एयर लेंगे, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको बताया था वोल्ट पर मीटर में mm में लेते हैं, तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है वो 3 to 5 kV पर mm होता है। ठीक है। और इसका अगर आप परमिटिविटी देखेंगे, परमिटिविटी मतलब एप्सना, ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। वो सब आपको 1.0006 होता है, लेकिन इसको क्या लिया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 लिया जाता है। ठीक है। ऐसे रहता है कितना है, 1.0006 रहता है। ठीक है। तो उसके बाद ये इसलिए हम ये सारे प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हम लोग एयर को क्या करते हैं, लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में, हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में नहीं, क्योंकि हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में क्या होता है, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका 3 से 5 kV पर mm है। तो इसको हम लोग लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जैसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या है, एयर का। ठीक है। एयर का क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना है, एक और गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देखना है,
वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और एयर का जो प्रॉपर्टीज रहते हैं वो लगभग आसपास ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप नाइट्रोजन को देखेंगे तो एयर के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है, आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है जिसमें कोई डिटोरिएशन, मतलब एक जल्दी डिटोरिएट मतलब ख़राब हो जाना, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपको नाइट्रोजन यूज़ करना है कई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जैसा, तो नाइट्रोजन को थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके उसके बाद ही हम इसको कहीं पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जैसा यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं कोई कैपेसिटर बना रहा हूँ नाइट्रोजन का, तो दो प्लेट्स के बीच में अगर मैं नाइट्रोजन का गैस रखूँगा तो ये जो गैस होगा ये आपका प्रेशराइज्ड गैस होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन जब प्रेशराइज्ड होगा तो ये आपको अच्छा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, नाइट्रोजन को हम लोग हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। एयर की जैसा नहीं है, नाइट्रोजन को हम लोग हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं प्रेशराइज करके, मतलब नाइट्रोजन को थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके उसके बाद इसको हम लोग हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपका गैस फील्ड प्रेशर केबल्स आते हैं। ठीक है, गैस फील्ड प्रेशर केबल्स नाम का एक केबल्स आते हैं जो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। तो इन केबल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को प्रेशर करके उस केबल के अंदर फिल किया जाता है और वो नाइट्रोजन क्या करेगा, वहाँ पे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर्स में भी जब आप पावर प्लांट्स में जाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स में भी नाइट्रोजन गैस को फ्लो किया जाता है कूलिंग के लिए। ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ साथ नाइट्रोजन गैस को भी फ्लो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक और मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ। तो एक आपको एक टेबल दिखाऊंगा अभी मैं, 1 मिनट, आपका टेबल स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टेबल है। ठीक है, मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बड़ा टेबल है, लेकिन कुछ बताऊँगा यहाँ पे। जैसा आप देखेंगे तो अगर आपको मान लीजिए मोटर में फील्ड कॉइल्स है और उन फील्ड कॉइल्स के ऊपर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप लोग फ्लेक्सिबल मैकेनाइट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक कॉइल्स है तो उनके ऊपर आप कॉटन वार्निश ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर को बुशेस में यूज़ करना है तो मैं पोर्सिलियन यूज़ करूँगा। सर्किट ब्रेकर्स में भी मैं पोर्सिलियन यूज़ कर सकता हूँ। लाइटनिंग एडिस्टर्स जो आते हैं जिसके ऊपर थंडरस्टॉर्म्स पड़ते हैं, तो उसमें भी हम लोग पोर्सिलियन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, कैपेसिटर्स में हम लोग माइका यूज़ कर सकते हैं, कॉम्यूटेटर्स में भी हम लोग माइका ये सब आपके इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ आपको जो मटेरियल्स बताया था उनका मैं चुन के बता रहा हूँ इनमें। ठीक है, तो ओवरहेड पावर लाइंस में, जैसा बड़े बड़े पावर लाइंस, जो लाइंस आपके घर के बाहर जाते हैं, तो उन लाइंस में भी हम लोग पोर्सिलियन या टफर ग्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल्स में पेपर को इंसुलेशन के जैसा यूज़ कर सकते हैं। और तो ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये टेबल आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड करूँगा। तो ये एक टेबल है जो आपको कौन कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दिया हूँ, फील्ड कॉइल्स, आर्मेचर, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर्स, इंडोर इंसुलेशंस या ओवरहेड पावर लाइन, जितने भी टोस्टर्स, जितने भी दिया हूँ, ये सब इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस है। और इन सारे एप्लीकेशंस में क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे मैं दिया हूँ। ठीक है, तो ये टेबल मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स खत्म होता है, तो अगले क्लास में हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से वही बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो का कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारा जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जो ग्रुप बना है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ मैं।